हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे आंसर राइटिंग बैच में। उसी के अंतर्गत एक ऐसे का टॉपिक दिया गया था और उस ऐसे टॉपिक जो फिलॉसफी से रिलेटेड ऐसे था। और आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के पिछले 2-3 सालों से अगर आप पेपर देखोगे तो ऐसे के अंतर्गत फिलॉसफी के जो टॉपिक है उसको दोनों पार्टों में हालांकि दिया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि ऐसे आपके मेंस के अंतर्गत वह पार्ट है जो कम मेहनत से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऐसे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से ऐसे लिखना है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था उसी ऐसे को डिस्कशन करेंगे। फिलॉसफी का ऐसे जो आपको बेसिकली हमारे आंसर राइटिंग बैच के अंतर्गत वो डे फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया था। तो उसको समझेंगे कि फिलॉसफी के ऐसे को किस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि फिलॉसफी के ऐसे क्या होता है कि आपको सिर्फ एक लाइन दी जाएगी। और फिलॉसफी के ऐसे में आप सभी जानते हैं कि आपको एक लाइन दी जाती है और उसी का एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे मान लो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट दे दिया, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट दे दिया, कन्फ्यूशियस का स्टेटमेंट दे दिया। किसी का भी एक स्टेटमेंट हो सकता है और उसी स्टेटमेंट के आधार पर आपसे एक ऐसे लिखवाया जा सकता है। ये दोनों चीजें स्टेट पीसीएस में भी होती है। स्टेट पीसीएस में भी ऐसे लिखाया जाता है, यूपीएससी में भी ऐसे लिखा जाता है। यूपीएससी के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो सबसे पहले पेपर लगता है आपका, उसमें ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके जीएस के बराबर मार्क्स का होता है। जीएस में आपको पता है एक जीएस को पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके कंपेयर आप ऐसे में कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए प्लीज ऐसे को हल्के में ना लें। ऐसे की आंसर राइटिंग को किसी भी स्थिति में आप हल्के में ना लें। और किस तरीके से एक फिलॉसफी के ऐसे को लिखा जाए उस ऐसे को आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप जरूर बीच में पूछिए, ठीक है। तो मैं ऐसे की स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसको मैंने ऐसे खुद लिखा था। और मैंने खुद एक टेस्ट शेयर किया था, उसके हिसाब से लिखा है। मैंने उसको मॉडल के हिसाब से नहीं लिखा भाई, सोच के कोई फैक्ट निकाल के इस तरीके से नहीं लिखा। मैंने जस्ट उस टॉपिक को देखा और अपने हिसाब से सोच से उसको लिख दिया। उसमें हो सकता है कुछ कमियां निकल जाए, कुछ चीजें निकल सकती है, बट बेसिकली हमारा उद्देश्य ये था कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि कोई मॉडल ऐसे लिख करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ऐसा नहीं। मैंने खुद ने अपनी समझ से विद इन टाइम, जैसे एक ऐसे के लिए 1.5 घंटे टाइम मिलता है, विद इन 1.5 घंटे में मैंने वो ऐसे नॉर्मली 1 घंटे में लिख सकते हो आप। ऐसे ऐसे में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता। बेसिकली ऐसे लिखने से पहले सबसे पहला काम करना है, मैं ऑलरेडी दोबारा कई चीजों आपको शेयर कर दूं। सबसे पहले ऐसे का काम आपको करना है, ये आपका ऐसे का शेयर है, फिलॉसफी का ऐसे था। सबसे पहले ऐसे में आपको काम क्या करना है, टॉपिक को थोड़ा धैर्य से आपको चूज करना है। क्योंकि कई बार हमसे गलती होती है टॉपिक की चूज करने में। एग्जाम हॉल में कई बार हम गलत टॉपिक चूज कर लेते हैं और इसकी वजह से हमें नुकसान होता है। बाद में रियलाइज होता है कि हमें इस टॉपिक में मैं ज्यादा बेटर लिख सकता था, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में टॉपिक। इसलिए ऐसे में सबसे पहले काम, मैं बेसिक चीजें लिख देता हूँ। आप कोई भी ऐसे लिखो, ऐसे कोई सा भी लिखो, ऐसे में सबसे पहले 2-3 चीजें आपको ध्यान में देनी है। पहली चीज तो यह है कि आप ऐसे का जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। यानी कि टॉपिक सिलेक्शन आपका केयरफुली होना चाहिए, ध्यानपूर्वक होना चाहिए। अगर इसमें आपने जल्दीबाजी कर दी तो मामला गड़बड़, ठीक है। दूसरा, जब आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है तो उस कम से कम 15 मिनट उस पर ड्राफ्टिंग करो आराम से। आप 1 घंटे लिखने के लिए, आपको 1 घंटे बहुत सफिशियंट टाइम होता है। देखो, 2 ऐसे लिखने होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, अर्थात एक ऐसे के लिए आप 1.5 घंटे उसको डिवाइड कर सकते हो। 1.5 घंटे में से 5 मिनट टॉपिक सिलेक्शन करने के लिए, या मैं कहूँ 10 मिनट टॉपिक सिलेक्शन के लिए ले लो, और 20 मिनट 25 मिनट उसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए लो। और बाद में बचे कुछ टाइम में 1 घंटे में आप उसको लिखने के लिए, आपको 1 घंटा बहुत सफिशियंट टाइम होता है। यदि आपने पहले ही फॉर्मेटिंग कर रखी है तो उसको लिखने के लिए आपके पास 1 घंटा सफिशियंट टाइम होता है। लेकिन उसकी रूपरेखा तैयार करना जरूरी है। रूपरेखा अगर तैयार नहीं करोगे तो ऐसे में आपका जो फ्लो है वो टूट जाएगा, आपका कंटिन्यूटी टूट जाएगी, आपकी जो उसमें सिक्वेंसिंग है वो टूट जाएगी। इसलिए पहले पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में किस तरीके से स्टार्ट करूंगा, मैं स्टोरी से स्टार्ट करूंगा। जो भी आप सोचते हो किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो जो भी आपका टारगेट है उसी हिसाब से, मैं इंट्रोडक्शन स्टोरी से स्टार्ट करूं, मैं कोई कोट से स्टार्ट करूं, या चाहे तो मैं कोई कहानी से स्टार्ट कर सकता हूं। जो भी मन में आए किसी भी चीज से आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपका ऐसे स्टार्टिंग इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए जो टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं। मेन उद्देश्य टॉपिक को डिफाइन करना, जो भी टॉपिक, क्योंकि आपको पता है फिलोसफी के अंतर्गत टॉपिक है उसका जो मेन अर्थ है वो बिटवीन द लाइन, आपने एक कहावत सुनी, बिटवीन द लाइन, यानी कि लाइनों के बीच में छुपा हुआ होता है। जो आपने पढ़ा है वही उसका मर्म नहीं होता, उसके अतिरिक्त भी उसका बहुत सारा सेंस होता है।
तो यदि आपकी कोई स्टोरी, यदि आपका कोई कोट उस टॉपिक को डिफाइन करने में सक्षम है, तो आपकी ऐसे की स्टार्टिंग अच्छे से हो सकती है। ठीक है ना। ड्राफ्टिंग करते समय आपको देखना है कि भाई मुझे इंट्रो में कितना लिखना है और इंट्रो में मैं कितने पैराग्राफ दूंगा। मान लो 2-3 पैराग्राफ मैं इंट्रो में दिए, फिर मेन बॉडी में मैं कितने पैराग्राफ दूंगा। मान लो मैंने 10-12 पैराग्राफ मेन बॉडी में दिए, तो हर पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगा, किस पॉइंट पे लिखूंगा, ये आपको रूपरेखा बनाते समय ही इस चीज को देख लेना है दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे फिर, और उसके बाद आपको निष्कर्ष में क्या लिखना है, ठीक है ना, फिर इस टॉपिक के क्या क्या आयाम है, ये सारी चीजें आपको रूपरेखा के दौरान ही तैयार करनी है। ठीक है। तो फिलॉसफी का ऐसे का सबसे बढ़िया बात है कि फिलॉसफी के ऐसे में आपको कोई लाइन दी जाती है, उस लाइन के अर्थ को समझते हुए आपको बेसिकली क्या करना है, अर्थ को समझते हुए आपको विभिन्न प्रकार के फैक्टों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पलों के माध्यम से वो बात सही साबित करनी होगी। और उसमें एग्जाम्पल आपके ऐतिहासिक हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल हो सकते हैं, आपके आईआर वाले एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपको वो ऐसे पूरी तरह, एक तरह से कहना पड़ेगा, जस्टिफाइड करना पड़ेगा जो उसमें बात बोली गई है, टॉपिक में जो बात बोली गई है उस। ठीक है ना। तो हम एक ऐसे का टॉपिक आपको शेयर किया गया था ऐसे की आंसर राइटिंग के अंतर्गत। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज आपको डाउट में रहे कैसे करें, जो शुरू में आप जब ऐसे लिखने बैठोगे ना, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा इस टॉपिक पे लिखूं तो क्या लिखूं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे लिखने के लिए थोड़ा बहुत आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली दिमाग से लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको कोई चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्टोरीज टाइप में, थोड़ी बहुत डेटा वगैरह, थोड़ी बहुत थॉट वगैरह, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए। ये आपकी और आपकी थिंकिंग पावर, कि आप कितना सोच पाए, कितने डायमेंशन उसके कर पाए, वो सारी चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले जैसे एक टॉपिक बेसिकली हमने दिया है, ये टॉपिक है आज का। मैं आपको टॉपिक ही बताता हूं। तो हमारा टॉपिक था मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। ये फिलॉसफी का ऐसे, ठीक है ना। और फिलॉसफी के ऐसे में आपसे बोला गया, एक तो दिया गया इसमें मनुष्य होने, देखो की टर्म को समझो। एक की टर्म है इसमें मनुष्य होने, दूसरा की टर्म में मानव बनने, ह्यूमन। ठीक है ना। तो इधर तो आपका मैन है और इधर ह्यूमन है। इन दोनों के बीच में अगर मनुष्य को मानव बनने तक का जो लंबा सफर है, तो लाइफ है, जीवन वही है। अर्थात जीवन, ये क्या जीवन, जीवन अर्थात जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का मानव बनना। अब आपको ये बात सोचनी है कि मनुष्य क्या है, मानव क्या है। पहले तो ये चीज बतानी है कि मनुष्य क्या है, मानव क्या है, और फिर मनुष्य से मानव बनने के लिए व्यक्ति का जीवन कैसे लगता है, किन चुनौतियों से व्यक्ति मानव बनता है ना। तो अब इसके मैं आपको आयाम बताता हूं। टॉपिक बेसिकली यही कह रहा है आपसे। देखो सबसे पहले ऐसे टॉपिकों में आपको इसके आयाम सोचने हैं। जैसे आयाम क्या सोच सकते हो, सबसे पहले सोच सकते हो आप कि भाई मनुष्य क्या है, दूसरा मानव क्या है, तीसरा मनुष्य और मानव में संबंध कैसे। एक सोच सकते हो कि मनुष्य से मानव कैसे बने। एक सोच सकते हो कि मनुष्य से क्या कोई मानव बना है, एग्जाम्पल देंगे भाई कैसे बना है, कौन बना है। फिर इतना करने के बाद वर्तमान स्थिति पे आना कि क्या वर्तमान स्थिति में मनुष्य है या मानव। ठीक है ना। अगर मनुष्य है तो उसके क्या परिणाम है, और मानव बनने के लिए उसका क्या कर सकते हैं, उसको मानव कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है ना। और इसी के बाद आपको फिर निष्कर्ष लिखना है कि वर्तमान में इस कैसे मनुष्य को मानव के रूप में हम बना सकते हैं, क्या चीजें हमें करनी है, किस तरीके से, वो सारी चीजों के आधार पर आपको खत्म करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह है कि मनुष्य से मानव कैसे बना, इसके एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए। जीवन लग गया किसी व्यक्ति का, किसी का जीवन लग गया, किसी का समय बहुत लग गया, वो सारी चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझानी। तो ऐसे जब भी आपके पास आए, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है किस किस आयाम पर जाना है। इसमें हमने कई लोगों के, 1-2 लोगों ने आंसर शेयर किया था, उसमें देखा है कि उन्होंने बहुत बढ़िया ऐसे लिखा है। स्टार्टिंग बहुत स्टोरी से, एक बढ़िया केस स्टडी से शुरू किया गया है, लेकिन
दिक्कत ये थी कि आप उसके एक ही आयाम पर रह गए। आपने मनुष्य को मानव बना दिया, मनुष्य को मानव बना दिया, मनुष्य को मानव बना दिया, ठीक है बना दिया, लेकिन वर्तमान स्थिति में मनुष्य मानव नहीं बना, तो उसके क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? वर्तमान स्थिति में ऐसी कौन सी घटना है जिससे आप कह सकते हैं कि मानव नहीं बन पाया मनुष्य? कौन सी वो नकारात्मक घटनाएं हैं जिनकी वजह से आप साबित करोगे कि मानव मनुष्य मनुष्य ही रह गया? लेकिन इन सारी चीजों को डिफाइन करने से पहले आपको मनुष्य और मानव शब्दों को डिफाइन करना पड़ेगा। इनको डिफाइन किए बिना आप इस पूरे ऐसे को जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे कि मनुष्य से मानव कैसे बनता है और इसके लिए व्यक्ति का जीवन कैसे लगता है। अर्थात दो चीजें इसमें से उभर के आएगी। एक तो मनुष्य, इसका मतलब पॉजिटिव शब्द है, सॉरी मनुष्य है, इसका मतलब मनुष्य से ज्यादा अच्छा मानव है, क्योंकि मनुष्य से अच्छी चीज बनने में तो टाइम लगता है और अच्छी चीज के लिए ही प्रेरित किया जाता है। तो इसी तरीके से इस ऐसे को शुरुआत करेंगे। ऐसे की शुरुआत हमेशा आप कोई कोट से भी कर सकते हो, कोई कहावत से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहे तो कोई कहानी से स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका एक टॉपिक डिफाइन हो जाए। टॉपिक क्या डिफाइन हो जाए? टॉपिक डिफाइन हो जाए मनुष्य से मानव बनने का सफर। आप ऐसी कोई स्टोरी बनाओ जिससे कोई व्यक्ति पहले मनुष्य था फिर मानव बना, और इसके लिए उसको बड़ी कठिनाइयों से निकलना पड़ा हो वो, और उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जब आपने बता दिया कि ये व्यक्ति पहले मनुष्य था, ये मानव बना, तो फिर आपको बताना है आखिरकार मनुष्य क्या होता है और मानव क्या होता है। आखिरकार कोई व्यक्ति मनुष्य और मानव में संबंध क्या है, और मनुष्य से व्यक्ति मानव कैसे बनता है। इन क्वेश्चनों को आप रेज करो, क्योंकि पैराग्राफ कनेक्टिविटी में सबसे बढ़िया मीडियम होता है क्वेश्चन रेज करो। आप प्रश्न उठाओगे तो आप दूसरे पैराग्राफ में उसका आंसर देते हुए उसके कनेक्ट करते हुए जाओ, उससे आपका ऐसे और अच्छा हो जाएगा। और ऐसे एक ऐसा टॉपिक जिसमें 150 प्लस आप ला सकते हो, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका फ्लो अच्छा बने, जिससे कि आपका शब्दों का चयन अच्छा बने, जिससे कि आप बहुत सारी चीजों को उसमें कनेक्ट कर पाए और सोच पाए। कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं होगा, भाई यही टॉपिक आपका यूपीएससी में उठ के आ जाए, ऐसा फिक्स नहीं है। बस आपको चीजें ऐसे की राइटिंग के दौरान सीखनी है और समझनी है, ठीक है ना। जैसे इसी टॉपिक को मैं देखता हूँ मैंने कैसे लिखा है, ये आपके साथ ये पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है ना। और इस पीडीएफ को थोड़ा हेल्प के रूप में ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% बहुत अच्छे, इस ऐसे को मैं खुद ही चेक किया तो ऐसा है, ऐसे अच्छा है, 70 प्लस नंबर इसमें आ सकते हैं, लेकिन आप 80 तक नंबर ले सकते हो 125। तो ये ऐसे है। देखो ऐसे के टॉपिक आप सभी जानते हैं, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच लंबा सफर ही जिंदगी है। इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे पास दो विकल्प थे। एक विकल्प एक कहावत थी और एक विकल्प मेरे पास थी स्टोरी। दो विकल्पों से स्टार्ट कर सकता हूँ। एक कहावत मैं आपको बताता हूँ। कहावत आती है, एक कहावत है कि पेड़ जितना फलदार होता है, ध्यान रखना, एक कहावत बढ़िया लगती है इसमें, एक कहावत, पेड़ जितना फलदार होता है वह उतना ही झुका होता है। ये एक कहावत ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या कहता है कि कोई पेड़ जितना ज्यादा फल देता है, अर्थात उसमें उतने ही अच्छे गुण है, और जितना व्यक्ति में अच्छे गुण है उसके दो आधार है, एक तो झुकता है अर्थात उसमें विनम्रता है, और दूसरा उसका पेड़ का, है ना, और दूसरा यह है कि उस पेड़ का मुख्य रूप से फलदार बनने में एक तरह से उसका सफल लगा होगा, जिंदगी लगी होगी, बहुत टाइम लगा। तो ये कहावत आपको दिखाएगी कि कैसे पेड़, यानी कि मनुष्य से मानव बनने के लिए कितने चैलेंजेस के साथ और साथ साथ कितने नम्रता के साथ आदमी मानव के रूप में आता है। तो एक तो इससे स्टार्ट करोगे, बट मैंने इससे स्टार्ट ना करने के बजाय मैंने एक स्टोरी से स्टार्ट किया, और स्टोरी दी मैंने महात्मा बुद्ध की, ठीक है, महात्मा बुद्ध की स्टोरी। देखो, मुझे मनुष्य से मानव बनाना था, तो मैं आपको आराम से समझाऊंगा एक ही चीज। तो एक तो आप कहावत से भी स्टार्ट कर सकते हो, पेड़ जितना फलदार होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। इसमें दो आयाम आप निकाल सकते हो। एक आयाम आसानी से आप निकाल पाओगे कि भाई, एक तो जब आदमी ज्यादा बुद्धिमान बढ़ता है, जब आदमी ज्यादा गुणी बनता है, तो नम्रता में आ जाता है, ठीक है ना। और यदि व्यक्ति नम्र होगा, गुणी होगा, सदगुणी होगा, वही मानव होगा। तो हम ऐसे ही इसमें से परिभाषा निकालते जाएंगे और इसी तरीके से इस टॉपिक को करते जाएंगे, ठीक है। अब स्टोरी मैंने स्टार्ट की है गौतम महात्मा बुद्ध की। देखो मैंने सिंपल सा लिखा है, कपिल वस्तु के शाक्य परिवार में जन्मे सिद्धार्थ, ध्यान रखना मैंने यहाँ नाम उसका सिद्धार्थ लिखा है क्योंकि वो मनुष्य है। अभी वो मानव मानव अब मैं दोनों को बताऊंगा, मनुष्य है। सिद्धार्थ एक मनुष्य थे। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसको मैन कहा जाता है, वो एक प्राणी है, वो मनुष्य जो भौतिकतावाद यानी कि राजघराने में पैदा हुआ था। भौतिकतावाद परिवार और सांसारिक सुखों से पोषित हुआ, यानी कि उसका पालन पोषण है भौतिकतावाद राजघराने में हुआ, ठीक है ना। एवं
ये आपको पता है, मैंने सिंपल से कहता है, परंतु सिद्धार्थ द्वारा सांसारिक जीवन का त्याग करके कठोर तपस्या परिश्रम से बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर महात्मा बुद्ध बने। ध्यान रखना, सिद्धार्थ इस सांसारिक जीवन को त्याग करके कठोर परिश्रम तपस्या से बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और महात्मा बुद्ध, यानी कि सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक का जो सफर है, यही तो जीवन है। जिन्होंने, ध्यान रखना, जिन्होंने संसार को अहिंसा, मध्यम मार्ग और परोपकारिता जैसे मूल्यों से परिचित कराया। अर्थात इसका मतलब जब भी मैं मानव की परिभाषा दूंगा तो मानव क्या होगा? जो अहिंसावादी होगा, जो परोपकारी होगा, जो नैतिक होगा, जो व्यक्तित्व का धनी होगा, जो हमेशा समाज के कल्याण के बारे में सोचे। और मनुष्य क्या होगा? जो भौतिकतावादी होगा, जो सुखवादी होगा, जिसमें पशु समान मूल्य हो। क्योंकि हम अगर जन्म से पैदा होते हैं, हम जन्म, क्योंकि जन्म से हम पैदा होते हैं तो हम बेसिकली हम अन्य जीवों से ज्यादा भिन्न नहीं होते, लेकिन हमारी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो हमें मनुष्य बनाती, मानव बनाती है। अर्थात यदि किसी मनुष्य में अगर अच्छे मूल्य आ गए तो मानव बन जाएगा, और यदि किसी मनुष्य में अच्छे मूल्यों का समावेश नहीं हुआ तो वही मनुष्य पशु तुल्य हो जाएगा, पशुओं से भी गया हो जाएगा। अर्थात उसमें हिंसावादी मूल्य आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। इस तरीके से मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये दिखाया कि कैसे एक सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार किस तरीके से महात्मा बुद्ध बना। अब इस स्टोरी को आप अपने हिसाब से नरेट कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो, इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, इसमें अच्छे शब्दों का यूज कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। यस यस, किसी ने कुछ क्वेश्चन किया है, ठीक है। सिंपल सा स्टार्ट, आप कहानी से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा एक एग्जांपल तो कहानी में चला गया, ठीक है ना। अब मैंने लिखा है, जिसने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों, संघर्ष और मानवीय दोषों से मुक्त करने हेतु अपने विचारों का प्रसार कर अपनी मानवीयता का परिचय उसने दुनिया को सिखाया। उसने मानवीयता का परिचय दिया कि मानव के गुण ने की दुनिया को अहिंसावादी सिखाया। दुनिया, यहाँ तक कि वो राजकुमार होते हुए उन्होंने दुनिया को अहिंसा, युद्ध त्याग की नीति बताई, है ना। ये सारी चीजें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिखाई गई। दुनिया को एक नया धर्म, एक नई चेतना दी। तो ये मानव का कार्य। मनुष्य तो बहुत पैदा होते हैं, डेली इतने इंसान पैदा होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कितने व्यक्ति इन मूल्यों से सचेत होते हैं, कितने व्यक्ति इन मूल्यों को समाहित करते हैं। अर्थात देखो, इस उपर्युक्त संदर्भ में सिद्धार्थ को मैंने मनुष्य कहा, को महात्मा बुद्ध तक बनने तक के सफर का नाम ही तो जीवन है, जिसमें महात्मा बुद्ध मानवता के अतुलनीय उदाहरण एवं महान मानव थे। पुरुष नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ महान मानव है। तो आखिर मनुष्य क्या है, मानव कैसे मनुष्य से भिन्न है, आइए समझते, ठीक है ना। तो सिंपल सी लैंग्वेज से आप इसको खत्म कर सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ते हो, मानव और मनुष्य में क्या संबंध है। तो आइए इसको समझते हैं। अब अर्थात इस बात का ये मामला है कि जो अगला पैराग्राफ मेरा होगा वो इन दो चीजों का उत्तर देगा। एग्जाम में कोई चीज पता लग जाएगी, अगला पैराग्राफ इन दो चीजों को, बेसिकली पूरे एग्जाम में आपका ये स्टार्टिंग का पॉइंट डिफाइन करेगा। अगर ये स्टार्टिंग का पॉइंट आपका अट्रैक्टिव है, आपके टॉपिक को डिफाइन कर रहा है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप टॉपिक को समझ चुके हो और आराम से आंसर लिख रहे हो। इसलिए वो ज्यादा इतना नहीं पढ़ेगा, वो आपकी स्टार्टिंग की 10 लाइनें पढ़ करके आपके निबंध के बारे में पूरा अनुमान लगा लेगा कि आपके निबंध में कितनी क्षमता है, आपका निबंध कितने मार्किंग का है, और आपके निबंध में कितने नंबर दिए जा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, मैंने टॉपिक को डिफाइन कर दिया कि मनुष्य से मानव कैसे। अब इसको आगे करते हैं। अब देखो, मुझे डिफाइन करना है और डिफाइन करूंगा, मनुष्य व्यक्ति जन्म से होता है जिसे सांसारिक सुख, भौतिकवादी लालसा और स्वार्थपन की भावना होती है। जिसमें, ध्यान रखना शब्दों को, इसमें मात्रा यूज करनी, जिसमें सांसारिक सुख, भौतिकवादी लालसा, स्वार्थपन की भावना होती है। हालांकि मैं चाहता तो उसमें एक सिगमंड फ्रॉइड थे, उसका भी नाम ले सकता था, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से गुण होते हैं। अरस्तु ने भी यही बात बोली है, तो मैंने अरस्तु को डिफाइन कर दिया। देखो, अब मैंने डिफाइन तो ये किया है, लेकिन मुझे जस्टिफाइड करना है क्या ये बात सही है या नहीं है। तो मैंने लिखा है, अरस्तु ने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वाभाविक स्वार्थपन, सुखवादी दृष्टिकोण और भौतिकवादी लालसा होती है, और इस स्थिति में वह पशुओं से ज्यादा भिन्न नहीं होती। अर्थात मनुष्य पशुओं से ज्यादा भिन्न नहीं है। पशु भी तो अपने स्वार्थी होते हैं, पशु भी सुख की सोचते हैं, पशु अपने ही पशुओं को खा जाते हैं, ठीक है ना। कई मछलियां ऐसी होती है जो अपने ही मछलियों को खा जाती है, तो वहां उनमें वो विवेक नहीं, वो भावना नहीं, वो मानवीय गुण नहीं है जो परोपकारता वाला भाव है। तो अगर मनुष्य जब पैदा होता है तो बेसिकली जैसे बच्चा देखा होगा आपने, छोटा सा बच्चा,
छोटा बच्चा बहुत स्वार्थी होता है, हर चीज अपनी, अगर आपने उसको दूध नहीं पिलाया मम्मी ने तो रोने लग जाएगा, हर चीज स्वार्थ के लिए करते हैं। तो मनुष्य स्वाभाविक से ही स्वार्थी होता है। जैसे जैसे उसमें समझदारी बढ़ती है, धीरे धीरे उसमें मानवीय मूल्यों का समावेश होता है, और जिस व्यक्ति में अच्छी तरीके से मानवीय मूल्यों का समावेश होता है उसी का जीवन सफल होता है। ठीक है। इस प्रकार मनुष्य इस प्रकार मनुष्य व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति, अर्थात व्यक्ति की मनुष्य बनना उसकी नेचुरल प्रोसेस है, वो बनता ही है। जबकि यदि वह मनुष्य नैतिक मूल्यों, उच्च आदर्शों, निस्वार्थ भावना और प्रकृति प्रेमी इत्यादि गुणों को प्राप्त कर लेता है, तब वह मानव बनता है, जो मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाता है। जैसा कि महावीर स्वामी जी ने कहा था कि मनुष्य में यदि अहिंसा, पंचामृत और नम्रता जैसे मूल्यों का समावेश हो जाए, तब वह मानव बनता है। ठीक है ना, पंच महाव्रत लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थात बेसिकली महावीर स्वामी जी ने यही बात बोली कि देखो, अगर व्यक्ति में मुख्य रूप से अच्छे मूल्यों का समावेश हो जाए, तभी वो व्यक्ति मानव बनता है। ठीक है ना। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि मनुष्य में ईश्वर का अंश होता है। महात्मा गांधी ने माना है कि मनुष्य जो जन्म से पैदा होता है उसमें ईश्वर का अंश होता है, जो उच्च आदर्शों, मूल्यों को शामिल किए हुए, परंतु मनुष्य को इन मूल्यों का व्यवहारिक जीवन में अपनाने से, अगर कोई व्यक्ति, जिसमें गांधी जी के मानना है कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, अर्थात अच्छे गुणों का अंश है, परंतु उसकी बाहरी बुराई उसको इन गुणों को दबा देती है। यदि कोई व्यक्ति अपने इन्हीं आत्मिक गुणों का व्यवहारिक प्रयोग कर ले तो वह मानव बन जाएगा, ये गांधी जी ने कहा। ठीक है ना, तो व्यक्ति मानव बन गया। अर्थात इन दो टॉपिकों से आपने एक बात तो टपाया कि क्या मानव है और क्या मनुष्य, इसको डिफाइन किया। इस प्रकार मनुष्य और मानव में इस गुणात्मक अंतर को समाप्त करने के लिए मनुष्य को पूरा जीवन लग जाता। तो आइए समझे कि कैसे व्यक्ति मनुष्य से मानव बनता है। आइए देखते हैं कौन से व्यक्ति मनुष्य से मानव बनता है। तो देखो, मनुष्य को मानव बनने में व्यक्ति को प्राप्त अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार व्यक्ति का अनुभव होता है, वो उसको मानव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो आपको कुछ चीजें रियलाइज होती है, आपको आत्म साक्षात्कीकरण होता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और हो सकता है कि आप अपने जीवन में ऐसे मूल्यों को समावेश कर दें जिससे कि आप मनुष्य से मानव बन जाए। जैसे महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी मनुष्य एक साधारण वकील की भांति अफ्रीका में गए, परंतु ट्रेन में उनके साथ हुए नस्ली भेदभाव ने गांधी जी को मानव बना दिया, महात्मा बना दिया। इस मानव शब्द से अच्छा है मैं महात्मा शब्द यूज करता, गांधी जी को महात्मा बना दिया। जो महात्मा गांधी अफ्रीका में एक महात्मा बनकर लौटे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, नैतिकता और परोपकारिता के मूल्यों का समावेशन किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि इस एग्जाम्पल के थ्रू गांधी जी कैसे एक साधारण से एक महात्मा बने। तो गांधी जी जब व्यक्तिगत जीवन जी रहे थे, वकील के रूप में जीवन जी रहे थे, भौतिकवादी जिंदगी, खान पीन की कर रहे थे, तब तक वो मनुष्य का जीवन था। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, आस्थे और दूसरों के लिए जीने वाला जीवन बनाया, तभी गांधी वास्तव में महात्मा बने। ठीक है ना। और गांधी जी ने अपने मानवीय मूल्यों, जैसे सत्याग्रह पर भारत को अत्याचारी ब्रिटिश शासन से मुक्त कराएगा, इस प्रकार गांधी के सफर से, उसके सामान्य जीवन से उसको राष्ट्रपिता बना दिया। तो गांधी जी को इस पूरे जीवन के सफल देख सकते हो, गांधी जी ने कितना संघर्ष किया, कितने आंदोलन किए, तब जाकर के गांधी महात्मा बने, तब जाकर के गांधी नेशनल फादर बने। तो नेशनल फादर किसकी निशानी है? मानवता की निशानी, जो सभी के बारे में सोचता है, सभी की चीजों के बारे में अच्छे सोचता है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन करें, जिनके आदर्श आज संपूर्ण दुनिया को मार्गदर्शन करते। इसी प्रकार अशोक मौर्य काल का एक शासक था, जो प्रारंभिक समय में आपने देखा होगा अशोक बड़ा राजसी था, इसके भाइयों के साथ इसके बहुत युद्ध चल रहे थे, लगातार युद्ध लड़ता रहता था, साम्राज्यवादी नीति का पालन करता था। ये किसके गुण है? ये मनुष्य के गुण है। समझदार व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि व्यक्ति मरेंगे। समझदार व्यक्ति भोग विलास में नहीं डूबेगा क्योंकि उसको पता है कि एक समय के बाद मैं चला जाऊंगा। समझदार व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचे। तो आपने देखा होगा कि अशोक प्रारंभिक काल में बांधते हैं, उसने 99 भाइयों की हत्या करी, उसने भोग विलास की जिंदगी जी, अपनी साम्राज्यवादी नीति और अहंकारवादी नीति का पालन करते हुए उसने कलिंग पर अटैक किया। लेकिन कलिंग में हुए नरसंहार ने अशोक को महान, और नरसंहार के अनुभव ने, ध्यान रखें ये लाइन पूरी होनी चाहिए, नरसंहार के अनुभव ने अशोक को महान सम्राट बना दिया, क्योंकि अशोक ने
मनुष्य मूल्यों को त्याग कर, मनुष्य मूल्य कौन से हैं? ये वाले मूल्य जो दिख रहे हैं आपको ऊपर, इनको त्याग कर धम्म नीति का आधार पर शासन संचालन किया। एक शासन नैतिकता के आधार पर, जिसने पूरी मानवता को सिखाया कि प्रकृति से प्रेम करो, अहिंसा की नीति और युद्ध त्याग की नीति से पूरे संसार को प्रकाश में किया। तो अशोक का यही रूप उसको मानव बना। ठीक है, इस प्रकार अशोक महान सम्राट बना। एक सामान्य सा राजा था, लेकिन इन्हीं नीतियों के कारण अशोक एक महान सम्राट। ठीक है, मनुष्य से मानव बनने के सफर में हम देखते हैं कि एक साधारण नर्स के रूप में काम कर रही एक महिला में दया, करुणा और परोपकार के मूल्यों से सुशोभित कर मदर टेरेसा बना। आपने देखा होगा मदर टेरेसा एक सामान्य सी नर्स के रूप में काम करती थी, सिंपल सी थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उसको दिव्य ज्ञान या कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज उसको एक मिली, उसके बाद उसने अपना संपूर्ण जीवन अपने दया, करुणा, परोपकार, दया, करुणा, परोपकार मतलब मानवीय मन, इनको समर्पित कर दिया। तभी मदर टेरेसा मदर बनी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। यही तो मानवीय मूल्य है। यदि इस प्रकार हम देखें, उदाहरण देखें, महान डाकू का महान ऋषि संत वाल्मीकि बनना, साधारण व्यक्ति का ईसा मसीह के रूप में बनना, और वर्धमान का महावीर स्वामी के रूप में बनना, ये इन सबका इत्यादि जो है, इन सबको मानव बनने में अपना पूरा जीवन लग गया। महावीर स्वामी को 12 साल लगे, महावीर स्वामी को। और वाल्मीकि ने कितने लंबे समय तक यात्रा की, वाल्मीकि को बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल दिए, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार मूल शंकर जैसे छोटे से बच्चे का बिरजानंद गुरु मिलने के बाद कठिन परिश्रम हुआ और स्वामी दयानंद सरस्वती बने, ठीक है, जिसने महिला सम्मान और समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार नरेंद्र जैसा जिज्ञासु बच्चा परमहंस की शिक्षाओं से विवेकानंद बना, जिसने पूरी दुनिया को मानवतावाद से, तो मनुष्य से मानव बनना, है ना। ऐसे कई उदाहरण देखेंगे, ऐसे कई उदाहरण हमारे समक्ष है जिसने मनुष्य से मानव बनने में अपना जीवन, ऐसे कई उदाहरण है। देखो मैं जस्ट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूं कि मनुष्य से मानव बना, ये एग्जाम्पल है। पहले मैंने डिफाइन किया मनुष्य क्या है, मानव क्या है, फिर मैं बता रहा हूं मनुष्य से मानव वो कैसे बना, ठीक है ना। तो मैं अपने ही टॉपिक पे जा रहा हूं। अब अगला मेरा टॉपिक आएगा मनुष्य से मानव नहीं बने तो क्या हो। ऐसे कई उदाहरण है जिसने अपने त्याग, कठोरता और परिश्रम से मानव बने, जैसे शिवाजी शिवाजी का छत्रपति शिवाजी बनना, थॉमस एडिसन का 10,000 बार मतलब प्रयोग करने के बाद एक महान वैज्ञानिक के रूप में, पैगंबर साहब मोहम्मद साहब बने। पैगंबर एक सिंपल से एक कबीला में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और मेहनत से वो मोहम्मद पैगंबर बने, और उसने पूरी दुनिया को मानवता और सामूहिकता का, ध्यान रखना, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा वो सामूहिकता के सिद्धांत पे काम करता है, वो मानवता के सिद्धांत पे काम करता है। उसने पूरी दुनिया को मानवता का धर्म से, तो ये जो एग्जाम्पल है, अब देखो शब्दों का चयन आप अच्छे से कर लेना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका शब्दों का चयन चेंज हो जाएगा। ये पूरे एग्जाम्पल आपको इस बात को दिखाते हैं कि साधारण सा एक मनुष्य मानव कैसे। परंतु यदि हम पूरे इतिहास और समाज का विश्लेषण करें तो ऐसे इतिहास में उदाहरण बहुत न कहते। तो ऐसे क्या कारण है कि बहुत कम व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि मनुष्य से मानव, क्योंकि आपने अब एक पैराग्राफ से दूसरे कनेक्ट किया कि अगर पूरे एग्जाम्पल अगर इतिहास में उठा के देखें तो जनसंख्या के मुकाबले 1% भी आदमी नहीं है जो मानव बन गया हो इन परिभाषाओं के अनुसार। तो मनुष्य से मानव बनने का सफर आखिरकार क्या कारण है कि व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति जन्म तो ले लेता है, उसमें विवेक होता है, उसमें सब चीजें होती है, उसके बावजूद भी वह मानव का सफर प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य से मानव बनने का सफर बड़ा जटिल है, त्याग भावनाओं का है, निरंतर प्रयासों का है, और जीवन में कठिन मूल्यों को समाहित करना है। आपका जीवन दूसरों के लिए जिया, क्योंकि देखो पशु क्या होते हैं, अपने लिए तो जीते ही, लेकिन मानव पशुओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि मानव विवेकशील है, और क्योंकि मानव अपने से अतिरिक्त दूसरे के बारे में सोचता है, क्योंकि मानव में भावनाएं होती है, मानव मूल्यों को समझता है। तो व्यक्ति को कब हम मानव से मूल्य, कब व्यक्ति को कब जाकर के हम मानव बोलेंगे तो वो दूसरों के बारे में सोचे। तो इतिहास में ऐसे कम ही उदाहरण मिलेंगे जिसने दूसरों के बारे में सोचा। और भी समाज सुधारकों के एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने थोड़े कम दिए, समाज सुधारकों के एग्जाम्पल दे सकते हैं यदि आपके पास शब्दों की कमी रहे। वैश्विक इतिहास में सोक्रात जैसे महान दार्शनिकों के उदाहरण दे सकते हैं, जिन्होंने एक जहर पी करके अपनी मानवता की प्रकृति किस तरीके से दुनिया को समझाया कि सच्चाई क्या है,
इसके लिए अपनी जान तक गवा दी, ठीक है ना, वो मानवता की निशानी होती है। ठीक है, इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल है, वर्तमान में भी आपको कई और लोगों का एग्जाम्पल, वर्तमान वाले एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हम आगे देंगे कुछ एग्जाम्पल वर्तमान। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि आखिरकार व्यक्ति मानव क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि मानव बनने के लिए आपको बहुत कठिन मूल्यों का जीवन में समावेश करना पड़ेगा। लेकिन आज की वर्तमान बढ़ती भौतिकता, आज की वर्तमान बढ़ती स्वार्थीपन की भावना और सुख समृद्धि की प्रमुखता और व्यक्ति को केवल व्यक्ति के बारे में सोचना, ऐसे मूल्यों ने मनुष्य को मनुष्यता की ही सीमित कर, ऐसे मूल्यों ने। पहले आपने देखा होगा कई ऋषि मुनि है ना पूजा पाठ करते थे, आज के गुरुओं के बारे में आप देखेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे इसमें, है ना, तो उन्होंने धर्म के नाम पर धर्म की बर्बादी कर दी, मतलब उनको धर्म को गलत तरीके से डिफाइन कर दिया, धर्म के नाम पर लोग आज तो संघर्ष में जूझते रहते हैं, तो मानवता की निशानी नहीं है। मानवता हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, शांति के बारे में, सहयोग के बारे में सोचता है, ठीक है। तो इन वजह से, ये कारण है जिनकी वजह से मनुष्य मानव नहीं बन पाए आज वर्तमान दुनिया में। अब देखो हम वर्तमान पे आ गए, क्योंकि मनुष्य है वो मनुष्य रहेगा, इसलिए समस्या पैदा होती है। आज वर्तमान दुनिया में बड़ी समस्या आतंकवाद। आतंकवाद में क्या होता है, दूसरे को मारते हैं। तो क्या कोई मनुष्य, मानव कभी दूसरे को मार सकता है? अगर मानव दूसरे को मारता है तो मानव है ही नहीं, वो तो पशु है। शेर बकरी को खा जाता है, ठीक है ना, या एक जीव दूसरे जीव को मार देता है, पशु है, सोचते नहीं। दूसरा, राष्ट्र राज्यों में संघर्ष, रशिया यूक्रेन का डिस्कस चल रहा है। अरे रशिया यूक्रेन अगर मनुष्य मानव की तरह सोचते तो उनको पता है कि क्या मिलेगा दोनों को, युद्ध करेंगे, युद्ध करने के बाद यूक्रेन तो डाउन हो ही गया, बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो गया, बचा आपका रसिया, रसिया भी पूरी तरह बर्बाद ही हो गया, उसकी भी पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। क्या बनेगा युद्ध? इससे अच्छा है आप मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए यदि दोनों सहयोग करते तो एक मानवीय हित होता, एक मानव का विकास होता। कितने लोगों को घर उजाड़ दिए, कितने लोगों को शरणार्थी बना दिया, कितने लोगों को अपने परिवार वालों को अपने सामने मरते हुए देखा। अगर ऐसी घटना अगर कोई देश कर रहा है तो मानवता नहीं है, मानवता में व्यक्ति ऐसा करेगा ही नहीं, मानवता में व्यक्ति इतना बड़ा ही नहीं सोचेगा। तो वर्तमान समय में आतंकवाद, राष्ट्र राज्य संघर्ष, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, जैसे हैदराबाद जैसी घटना, कठुआ, जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंगरेप करना, तो अगर कोई मानवीय मूल्य वाला व्यक्ति ऐसा क्रूर काम तो कर ही नहीं सकता। सांप्रदायिक दंगे, अरे धर्म तो शांति की बात करते हैं, आप धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। हरियाणा का मामला देख लो, निर्जातीय संघर्ष चल रहे हैं, अपनी पहचान को सबसे ऊपर माना। अरे सब मानव है, अपनी पहचान बराबर की पहचान वाले, अगर दूसरे को सम्मान दोगे आपकी मान्यता आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सारे मानवीय मूल्य आज लोप हो चुके हैं, इसलिए समाज की, इसलिए विश्व की समस्त समस्याओं के पीछे जो कारण है वो है उसकी मनुष्यता का बने रहना, उसकी मनुष्यता मानवता में कन्वर्ट नहीं हुई। पर्यावरण का वेक्टर हो रहा है। अरे गांधी जी को सोचो, गांधी जी मानव पर्यावरण के बारे में बहुत सोचते थे। हमारी पूरी संस्कृति, हड़प्पा की सोचो, हमारी पूरी वैदिक कालीन संस्कृति सोचो, पूरी संस्कृति हमारी प्रकृति प्रेमी। हम तो जिस संस्कृति को, हम जिस पर्यावरण की पूजा करते हैं उसी को काटने लग गए आज। तो कौन सा मानवीय गुण हुआ अपने? राजनीतिक संघर्ष, आज राजनीतिक संघर्ष होते हैं, भूखमरी बढ़ रही है, जलवायु बढ़ रही है। अरे एक आदमी खाने की बर्बादी कर रहा है, दूसरे आदमी को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, तो किस मानवता का गुण है? इन समस्त चुनौतियों का मेन कारण, इन समस्त चुनौतियों और समस्याओं का मुख्य कारण है कि मनुष्य का अपने मानव बनने के सफर में ऐसा हो गया, मनुष्य मानव बना ही। तो ये वर्तमान की अपनी समस्याओं पे आ गए, ठीक है ना। अगला पॉइंट, यदि इन समस्याओं का हम बारीकी से आकलन करते हैं तो एक, सभी समस्याओं के पीछे एक कॉमन कारण जरूर मिलेगा, हो सकता है और भी कारण हो, लेकिन एक कॉमन कारण है मनुष्य में मानवीय मूल्य। अगर आप सोचते यदि मनुष्य में मानवीय मूल्य होता तो प्रकृति से सम्मान करता, महिलाओं का सम्मान करता, युद्ध की बजाय शांति की बात करता, क्योंकि मनुष्य तो है जो शांति की बात कर सकता है। 2 पशु आपस में लड़ने के बाद शांति की बात नहीं कर सकते, एक मनुष्य है जो शांति की बात कर सकता है। और आप देखिए, और एग्जाम्पल, बुद्धिमान और सफल इंजीनियर ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन काफी जबरदस्त इंजीनियर था, उसका आतंकी बनना उसके मानवीय मूल्यों की कमी को बताता है, क्योंकि मानव कभी भी हिंसा की सहायता नहीं लेता, बल्कि अपने मानवीय मूल्यों से, सत्य और अहिंसा, दृढ़ता से अपने हितों की रक्षा करता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने की। भाई ओसामा बिन लादेन एक बढ़िया इंजीनियर था, बढ़िया बुद्धिमान आदमी था, काफी उसके पास इंटेलिजेंट टैलेंट था, उसके पास नॉलेज थी। अगर मान लो अमेरिका के साथ उसके कुछ हितों में विरोधाभास हुआ तो अमेरिका से संघर्ष का दूसरा साधन भी तो ढूंढ सकता, क्या जरूरी था उसका आतंकवादी बनना?
क्या जरूरी था उसका दुनिया के अन्य लोगों के साथ हत्या करना? क्या जरूरी था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उसको आक्रमण करना? क्या मिला उसके बाद? वो भी चला गया। तो मनुष्य को, क्योंकि अगर उसमें एक मानवीय मूल्य, करुणा, दया, प्रेम, ये मूल्य यदि उसमें समाहित हो जाते तो कभी ओसामा बिन लादेन आतंकी नहीं बना, वो एक सफल इंजीनियर होता। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी, आपने देखा होगा भाई, अमेरिका का शासन ब्रिटिश कंपनी के शासन से ज्यादा अत्याचार तो होगा नहीं। अमेरिका का अफगानिस्तान में शासन ब्रिटिश कंपनी से ज्यादा अत्याचार तो होगा नहीं। भारत में महात्मा गांधी ब्रिटिश सत्ता से ज्यादा ब्रिटिश सत्ता जो बहुत अत्याचारी शासन था उसके विरुद्ध भी बंदूक नहीं उठाई, उसके विरुद्ध भी कोई गोलाबारी नहीं की, सत्य और अहिंसा। इसलिए गांधी जी गांधी जी थे। ठीक है, इस प्रकार, इसी प्रकार एक महान दार्शनिक या नैतिकतावादी थे, उन्होंने, अल्बेयर कामू ने कहा कि नैतिकता बिना मनुष्य इस संसार में एक जंगली जानवर के साथ। अगर व्यक्ति में नैतिकता, नैतिकता मतलब मानवीय मूल्य, अगर व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का समावेश नहीं है तो वह व्यक्ति मान। इस प्रकार अल्बेयर कामू जी की यह घटना प्रतीत होती है, क्योंकि देखो, ये अल्बेयर कामू जी की जो बात है बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि कश्मीर में जो एक 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ, वो मानवीयता का गुण न होकर के पशुता का। अर्थात मनुष्य मानव बनने में ऐसा, टॉपिक से हम डाइवर्ट नहीं हो रहे, टॉपिक पे ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारा, मनुष्य का मानव। लेकिन हम दुष्प्रभाव बता रहे हैं कि एक तो आप कह रहे हो कि मनुष्य को मानव बन ही जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति मनुष्य मानव बन ही नहीं पाता। आपका ऐसे का एक ही आयाम है मनुष्य का मानव बनना, लेकिन इसका दूसरा आयाम देखें, अरे जो नहीं बने उसके बाद क्या। ठीक है ना? तो ये चीज, और वर्तमान में ऐसे इसलिए पूछा गया है कि मनुष्य मानव नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना? आगे चलिए, ऐसे ऐसे को पढ़ने के बाद इंटरेस्टिंग आता थोड़ा सा। इसी प्रकार वर्तमान में रूस यूक्रेन का युद्ध होना, जिसने मानवता को नष्ट होने के अतिरिक्त कुछ आपको पता है, रूस यूक्रेन के युद्ध में मानवता के नष्ट होने के अलावा कोई भी परिणाम नहीं निकले। जो पर्यावरण, जो प्रकृति, पर्यावरण हमेशा जीवन देता है, हमारी आजीविका को बनाए रखता है, आज हम उसको नष्ट कर रहे हैं। तथा कथित निर्जाति पहचान के नाम पर हम अपने पड़ोसियों की हत्या कर रहे हैं। हरियाणा दंगा, अपने पड़ोसियों, जो जिनके साथ हम दुकान पे बैठते थे, जो हमारे पड़ोसी थे। करौली का दंगा, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे, वो एक दूसरे के शत्रु बन गए एक छोटी सी बात पर। ये क्या है? ये सारी जो घटनाएं आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से देवी मानने वाली स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करना, हम अपनी स्त्रियों को देवी मानते हैं, नारी को सम्मान मानते, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन उसी नारी को हम बलात्कार का, बलात्कार की, सामूहिक बलात्कार करते हैं उसके साथ। तो ये घटनाएं मानवता की तो नहीं हो सकती, बल्कि ये घटनाएं हैवानियत और पशुओं से भी अधिक बुरी प्रवृत्ति की दिखती है, क्योंकि कई बार पशु भी अच्छे होते हैं। तो आखिरकार इस मनुष्य को मानव बनने का कोई साधन है क्या? कोई तरीका है जिससे मनुष्य मानव बन जाए? अभी तक मैंने क्या देखा है? अभी तक मैंने देखा है कि मनुष्य मानव नहीं बना, उसके ये कारण थे और उसके ये परिणाम रहे, जिसकी वजह से आज दुनिया इन वैश्विक समस्याओं से जूझ रही है। तो आखिरकार कोई ऐसा साधन है जिससे कोई मनुष्य मानव बन सकता है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फिर हमें देखो, देखो एक पैराग्राफ दूसरे से बिल्कुल टूट नहीं रहा। अगर आपने पैराग्राफ को तोड़ दिया तो आपका ऐसे कमजोर पड़ जाएगा। अगर एग्जामिनर पढ़ेगा ना तो आपकी बातों को समझते फ्लो के बाद बनता जाएगा। मैंने दूसरा बोला, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करते, मैंने बोला तो इस प्रश्न का उत्तर यूनेस्को के एक महत्वपूर्ण कथन में लगता है। यूनेस्को ने एक बात बहुत बढ़िया बोली, मैंने पढ़ी थी इसको, मनुष्य की सभी बुराइयों का कारण उसकी मन की विकृति। मन में जब डिस्टर्बेंस आ जाता है तभी मनुष्य सभी बुराइयों का समझता है, जिसे हम शिक्षा के माध्यम से सुधार सकते। अर्थात व्यक्ति को हम शिक्षा के माध्यम से मानव बना सकते, ये एक साधन है। इसी प्रकार गांधीवादी नेल्सन मंडेला ने भी एक बात की, शिक्षा वह हथियार है जो व्यक्ति को विश्व में बदलाव करवा सकता है, व्यक्ति में एवं व्यक्ति को विश्व में, अर्थात पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अतः मनुष्य को मानव बनने हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन, जिसमें समाजीकरण के माध्यम से शिक्षा, जैसे शिवाजी को जीजाबाई के द्वारा शिक्षा दी गई, गांधी जी को अपनी मां पुतलीबाई के द्वारा शिक्षा दी गई, है ना। विद्यालय पाठ्यक्रमों के माध्यम से
नई शिक्षा नीति के विद्यालय पाठ्यक्रमों का, उनमें हम नैतिक मूल्यों का समावेश करके मनुष्य को मानव बना सकते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, जिन्होंने बाल संरक्षण और बालिकाओं की शिक्षा, बालिका शिक्षा है, बालिकाओं की शिक्षा हेतु अपना समस्त जीवन अर्पित कर। मलाला यूसुफजई के द्वारा तो तालिबान जैसे महान आतंकी समूह का विद्रोह किया। ये मानवता की गुण है। ऐसा नहीं है कि मानवता आज नहीं है, आज भी है लोगों में। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से व्यक्ति बनाए। कैलाश सत्यार्थी को शिक्षा के माध्यम से या परिवार के माध्यम से कहीं न कहीं अच्छे मूल्य मिले होंगे, तभी वो बच्चों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई को कोई ना कोई तो प्रेरणा मिली होगी, तभी मलाला यूसुफजई ऐसा काम कर रही है। ठीक है ना? इन दोनों के द्वारा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को मानव बनने के लिए राज्य की भूमिका भी है, यानी कि जो राज्य जिसे हम संविधान बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ये आते हैं, क्योंकि अरस्तु ने कहा कि राज्य का प्रमुख कार्य है व्यक्ति को नैतिक और सद्गुणी बनाना, है ना? तो अतः राज्य, परिवार और शिक्षण संस्थाओं से व्यक्ति नैतिक मूल्यों को सीख करके मानव बन सकता है। अब देखिए, वर्तमान में भारत G20 संघाई सहयोग संगठन और महत्वपूर्ण संगठनों की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें मानवीय मूल्यों को दुनिया को बता रहा है। भारत बिल्कुल दुनिया को मानवीय मूल्य बता रहा है। जैसे वासुदेव कुटुंब की धारणा, आप सभी जानते हैं G20 के लोगों का मेन कॉन्सेप्ट है वासुदेव कुटुंब की धारणा। रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट में भारत शांति की बात कर रहा है। मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत अफ्रीकी, श्रीलंका और अफगानिस्तान देशों में शरणार्थियों की समस्याओं, गरीबों की समस्याओं का समाधान करने हेतु मानवीय सहायता दे रहा है। ठीक है ना? ये सब किसके एग्जाम्पल है? भारत की मानवता के एग्जाम्पल, इसकी मानवता की निशानी। अतः भारत आत्मनिर्भर लक्ष्य को पाने, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य नेट जीरो को पाने और 2047 तक अगर भारत को विकसित बनना है और विश्व गुरु बनना है, तो भारत को इससे पहले भारत को मनुष्य को मानव बनाने पर बल देना, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति करने पर ही इसी लक्ष्य की प्राप्ति करने से ही व्यक्ति के जीवन का सफल हो पाएगा, एक देश के जीवन का सफल हो पाएगा, सब कुछ सफल हो पाएगा। और इसी के साथ अंत में करता हूं किससे, तिब्बती गुरु दलाई लामा ने एक बात बोली है कि जीवन के आरंभ से और जीवन के अंत तक हम दूसरों से कुछ न कुछ लेते ही रहते हैं। अतः हमारा दायित्व है कि हम दूसरों के ऋणों को त्याग, दूसरों के ऋणों से हम मुक्त हो जाए। दूसरों से ऋणों से मुक्त होने का मतलब है कि अपने जीवन की मानव बने। जब तक हम दूसरों से लेते रहते हैं तब तक हम मनुष्य रहते हैं, लेकिन जब देना चालू करते हैं ना, तब हम मानव। इस तरीके से आप एक ऐसे लिख सकते हो। और ऐसा नहीं है, देखो इस ऐसे को लिखने के लिए मैंने कोई ऐसा नहीं कि बहुत अलग से टॉपिक निकाले, मैं बैठा टॉपिक से लिख दिया, लेकिन इससे पहले ड्राफ्टिंग करोगे तो आपके मन में थिंकिंग आएगी। हो सकता है इसमें कुछ चीजें कभी भी हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन टॉपिक से बाहर मत निकलना। जब भी आप ऐसे लिख लो, यदि आप टॉपिक से बाहर चले जाएगा आपके नंबर डाउन। ठीक है ना? आपको बस टॉपिक में रहना है, मनुष्य से मानव। लेकिन कई लोगों ने इसका आंसर लिखा है, मैंने चेक किया, मैंने बहुत एक दो लोगों ने लिखा है, तो मैंने उसमें एक कमी देखी। उन्होंने बढ़िया एग्जाम्पल दिया, मनुष्य मानव मनुष्य मानव मनुष्य मानव, लेकिन दूसरे पहलू पे नहीं पहुंच पाया कि मनुष्य मानव नहीं बन रहा है तो उसकी क्या हो रहा है। अगर व्यक्ति मनुष्य मानव नहीं बना तो जीवन का सफर कैसे अवरुद्ध हो रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा, क्या समस्याएं पैदा हो रही है और उसके परिणाम क्या क्या हो। तो इस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे नंबर आप ऐसे में ले सकते हो और ऐसे आपको बहुत आगे निकाल। तो आज की क्लास इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फिलोसफी के ऐसे से बिल्कुल नहीं घबराएं, कैसा भी ऐसे आइए, आप आसानी से उसको लिखें। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको और दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लें। और बीच बीच में कुछ बात आप कहना चाहते हो उनको हाईलाइटेड करके जाइए। जैसे यहाँ कोई बात कह रहे हो तो हाईलाइटेड कर चाहिए, कोई महत्वपूर्ण आपका कीवर्ड है ना, ये मानवीय सहायता वाला कीवर्ड है, तो इसको हाईलाइटेड कर दी जाए। एक एक चीज को आप हाईलाइटेड करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। सर एक बार ऑनलाइन चेक किए हैं उसको बता दीजिए। अच्छा, एक मैंने ऐसे आपका मैं चेक करूंगा उसको, मैंने देखो मैंने उसका पढ़ा है और उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? हालांकि मैं चलो उसका भी मैं बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना?
किसी ने लिखा है बहुत बढ़िया, ऐसे तो बहुत अच्छा लिखा है जिसने भी लिखा है, मैं आपको उसको शेयर कर देता हूँ ये बात। लेकिन उसको एक देखते हैं कहाँ क्या 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 चीजें हैं। और प्लीज आप भी लिखिए, सभी लिखिए यहाँ, क्योंकि जो ऐसे लिखोगे तभी आप फायदा उठा पाओगे इसका। देखो, मनुष्य मानव होने का सफर देखो, भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को कई परेशानियों से जुड़ना पड़ता है, जिसमें एक मनुष्य परेशानी सार्वजनिक एक प्रमुख परेशानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की है। ठीक है ना, इसने यहाँ ठीक लिखा है, इसने एग्जाम्पल दिया कि जो एक पहल की गई है त्रिधारा टॉयलेट, ये मानवता की निशान है। ठीक है ना। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में संगरी एक्सप्रेस नाम की एक बाइक रिक्शा चलाई गई है, ताकि ग्रामीण समुदाय, गरीब व्यक्ति है और महिलाएं हैं जो गर्भावस्था के दौरान, मतलब मुख्य रूप से जो उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ये प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यहाँ व्यवस्था कराई गई है। तो ये दो प्रशासनिक अधिकारियों के इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि इन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए ये काम किए। ठीक है। इसी प्रकार ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए गए, इसके आधार पर यह कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी इन दोनों ने ही जन्म तो मनुष्य के रूप में लिया, परंतु शिक्षा, समाजीकरण और संस्कार और संवेदना जैसी प्रक्रियाओं को सीख करके उन्होंने जीवन को आधार बनाया और स्वहित के बजाय परहित की बात की। तो स्वहित और परहित का मतलब होता है मनुष्य मानव की बात। तो इनकी ये स्टार्टिंग बहुत बड़ी है। ठीक है ना, ये जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग इनकी ठीक है। ठीक है ना, इन्होंने क्या है कि दो केस स्टडियों के माध्यम से शुरू कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपीय विचारक रूसो ने स्वयं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कहा कि उसने बोला है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होता है लेकिन जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है, और ये जंजीर समाज में प्रकृति में एक व्यक्ति की भूमिका और कर्तव्य पर उत्तरदायित्व को इंगित करती है। ऐसे ही विचार प्राचीन भारत में देखे, अशोक के धम्म में, महात्मा गांधी के सिद्धांत में देखता है। ठीक है ना, दूसरों के लिए कार्य करना मनुष्य का ये है। ये पूरा इसने ये बढ़िया दिया। ठीक है, अभी तक चलते रहिए। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मानव बनने की प्रक्रिया की एक यात्रा भाती है, कई पड़ाव आते हैं, कई बाधाएं आती है। ठीक है ना, आत्मसात करके जीवन को सफल कर सकता है। इनमें से अधिकांश लोग अपने अहम पर ही टिके रहते हैं, तो कुछ लोग समर्पण का भाव रखते हुए दूसरों के प्रति चले जाते हैं। ठीक है ना, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। अब देखो, इन्होंने एग्जाम्पल तो दे रहा है कि भाई देखो ये मानवता का एग्जाम्पल, लेकिन आपको बताना है कि कैसे इनका जीवन लगा, ये बात थोड़ा सा बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे की डिमांड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ऐसे की डिमांड है। आपको थोड़ा ऐसे को डिटेल से थोड़ा बताना है कैसे महात्मा गांधी मनुष्य मानव बने। और ध्यान रखना, इसकी एक कमी और है कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो बट बार बार टॉपिक को थोड़ा सा उससे कनेक्ट करते जाए। अगर आप पैराग्राफों में टॉपिक कनेक्ट करना छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा आपको पैराग्राफ टॉपिक से बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सफलता के रूप में एक ऐसा ही उदाहरण हम जोधपुर की खिचड़ी गांव में देखते हैं। ठीक है ना, जो वृक्षों की जीवन पद्धति ये वाली ठीक है, ये भी मानवता है। ये इन्होंने एक और दे दिया कि कुछ लोग जो व्यक्ति के सांसों में डल जाते हैं, कुछ लोग जो व्यक्ति को ही अपने अनुसार बदल लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये ठीक है। हरियाणा में ये ठीक है। इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दिया है कि साहस का काम दिया, ये काम किया है, लेकिन टॉपिक जो थोड़ा सा टॉपिक को अगर डिफाइन करोगे साथ में तो अच्छा है। आप ये नहीं बता रहे कि बबीता फोगाट है जो अगर खिलाड़ी बनी तो क्या खिलाड़ी बनने के बाद उसमें कोई मानवीय गुण में आए, या किस तरीके से मानवता के रूप में काम कर रही है, वो चीज हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये ठीक है। मनुष्य से मानव बनने तक का सफर केवल दूसरों का अच्छा करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु अयत्न नहीं करने तक भी सीमित। इसने एक पहलू और दिया कि मनुष्य से मानव बनने का मतलब यह है कि आप दूसरों का बुरा नहीं कीजिए। अगर बुरा ना, मतलब अच्छा ना कर सके तो कम से कम बुरा मत कीजिए। तो ये बात सही है कि मानवता का एक मूल तो ये भी है। जैसे इसने बोला है ये कि ट्रांसजेंडर बनी तो लोगों ने उसको इतना प्रतिदान किया। एक एक मुख्य रूप से क्या है, मनावी बंटोपाध्याय भारत की पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन लोगों ने उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उसने बाद में खुद से ही इस्तीफा दे दिया। और लोगों का टॉर्चर करना अमानवीय। ठीक है ना, तो इसने ठीक लिखा है, बट टॉपिक को जितना रेलेवेंट एग्जाम्पल चाहिए उससे मैं बोलूँ 100% मैच नहीं कर रहा। ये भी ठीक है, ये आपका मैं मानता हूँ। आप इन्होंने क्या किया कि एक तो आप बता रहे हो कि व्यक्ति का मानवता से मान, अब इसने दूसरा, इसको अच्छी बात है, दूसरा जिस तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया था कि व्यक्ति अगर मनुष्य रहता है तो क्या चैलेंजेस आती है, इसने उन चैलेंजों को दूसरी तरफ से बताया। ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति दूसरे का अहित कर रहा है। अहित नहीं करना उतना ही उचित है जितना कि किसी के हित में करना करना, ये ठीक है, कोई हेट स्पीच। अब इनसे अच्छा है कि ये टॉपिक से डिसाइड करता यदि मनुष्य मानव नहीं बनता तो क्या होता, देख ये होता जो ये एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, बेहतर जीवन, ये ठीक है।
आजू कह रहा है जीवन वही है जब इस बात पर हम करते हैं, ठीक है। देखो अब देखो, तो पूरा ऐसे लिख लिया, देख लिया। ऐसे में एक चीज है कि अगर मैं इस ऐसे को नंबर दूंगा, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है टॉपिक की, ठीक है। लेकिन देखो दूसरा पहलू गायब है। दूसरा पहलू है मनुष्य से मानव न होने पर क्या होता है, तो उसके एग्जाम्पल और उसके परिणाम, ठीक है। दूसरा, इसने मनुष्य एवं मानव को ही ढंग से डिफाइन नहीं किया, दोनों क्या है, इसका मतलब क्या है मनुष्य का मानव, ठीक है, ये स्टार्टिंग होना चाहिए था। तीसरा, जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल इसमें दिए गए, जो भी एग्जाम्पल दिए, उनको टॉपिक से पूरी तरह कनेक्ट करने की कोशिश, टॉपिक से कनेक्ट करो, टॉपिक से कनेक्ट करोगे तो यही एग्जाम्पल बहुत अच्छे नंबर देगा। इसने वर्तमान से नहीं जोड़ा, वर्तमान समस्याओं को, क्योंकि वर्तमान समस्या सब किसका कारण है, अमानवीय का, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस ऐसे को और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसको कुछ वे फॉरवर्ड भी बस सुझाव भी देने थे कि मनुष्य को मानव कैसे बनाया जा सकता है, सुझाव नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो भी आप कोट यूज करो उसको टॉपिक से जोड़ो, जो भी आप कोट यूज कर रहे हो उसको टॉपिक से जोड़ो, ठीक है। अब मैडम ये एक ही था, ऐसे लोगों ने एक ही ऐसे लिखा है, एक बार आप लिख दीजिए, क्योंकि कई लोगों ने एक ही ऐसे लिखा था, इसलिए इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं, अगर कोई डाउट होगा जरूर पूछो, ठीक है। ओके, थैंक यू। ऐसे एक ही लिखा था, एक मेरा हो गया, दो ऐसे लिखे थे, लोगों ने लिखा नहीं, कई लोगों ने, आप एक बार लिखिए, ठीक है ना, तब हम और चेक, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, बाइंड अप करें। ओके, थैंक यू।